हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिश वाडेल। और लास्ट लेक्चर में हमने एक्यूट इन्फ्लामेशन स्टार्ट किया था और एक्यूट इन्फ्लामेशन के साइंस डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम एक्यूट इन्फ्लामेशन को और ज़्यादा आगे प्रोसीड करेंगे। देखो, एक्यूट इन्फ्लामेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ब्रॉडली एक्यूट इन्फ्लामेशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है वेस्कुलर इवेंट्स और दूसरा है सेल्युलर इवेंट्स। वेस्कुलर इवेंट्स में जो जो चेंजेस ब्लड वेसल्स में हमें देखने को मिलते हैं ना, वो हम डिस्कस करते हैं। और सेल्युलर इवेंट्स में जो WBCs का माइग्रेशन होता है ब्लड वेसल्स से जहाँ पर इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है वहाँ तक कैसे WBC पहुँचता है, वो सारे इवेंट्स हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो आज के लेक्चर को मैंने वेस्कुलर इवेंट्स पे ही फोकस रखा है, तो आप वेस्कुलर इवेंट्स को अच्छे से पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल्युलर इवेंट्स को डिस्कस कर लेंगे। देखो, वेस्कुलर इवेंट्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले दो चेंजेस देखने को मिलते हैं वेस्कुलर इवेंट्स में। एक है वेजोडाइलेशन और दूसरा है इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी। देखो मतलब क्या होता है, वेजोडाइलेशन होगा तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो उससे प्लाज्मा का लीकेज देखने को मिलेगा। प्लाज्मा ब्लड वेसल्स में से लीक आउट करेगा। ये दोनों ही मैकेनिज्म्स है ना, वेजोडाइलेशन और इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी, ये दोनों हिस्टामिन से मीडिएटेड होते। वो तो मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन में हम अलग से पढ़ेंगे, पर अभी से ध्यान रखो तो ज़्यादा अच्छा है। देखो, ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, यहाँ पर कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट है और सेंट्रल एक्सिस में सेल्स प्रेजेंट है। अब क्या होगा, देखो वेजोडाइलेशन हो गया। ठीक है, वेजोडाइलेशन होगा तो वहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो के साथ साथ प्लाज्मा, ब्लड के सारे कंपोनेंट्स इंक्रीज हो गए, प्लाज्मा भी होंगे, सेल्स भी होंगे। पर प्लाज्मा क्या कर रहा है, लीक आउट कर जा रहा है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स में से लीक आउट कर जा रहा है। और सेल्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है। तो सेल्स का जैसे ही नंबर इंक्रीज होगा, इसको हम इंक्रीज इन हीमो कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। जो सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, इंक्रीज इन हीमो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और अगर हीमो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो इसकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन होता है। देखो यहाँ पर प्लाज्मा पहली बात तो लीक आउट कर गया और सेल्स है उनका नंबर बढ़ गया, तो उसकी वजह से सेल्स को, ब्लड को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ब्लड का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। वो कब होगा, जब उसका गाढ़ापन इंक्रीज होगा। ब्लड अगर गाढ़ा हो जाएगा तो वो उसको ब्लड वेसल्स में फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी और विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। ये फाइनली क्या कॉज करेगी, ये स्टेसिस कॉज कर देंगी। स्टेसिस का मतलब क्या होता है, ब्लड की जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी ऑफ ब्लड वो डिक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ ब्लड इज डिक्रीज। ठीक है, देखो ये था मेन सेल्युलर इवेंट्स। पर देखो अभी वेजोडाइलेशन तो समझ में आता है, हिस्टामिन से रेगुलेटेड है, पर वेस्कुलर परमिएबिलिटी है वो कैसे इंक्रीज हुई वो हम डिस्कस करते हैं। उसके पहले ये एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लो। देखो, वेजोडाइलेशन हुआ उसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ। ब्लड फ्लो में दोनों इंक्रीज होंगे, प्लाज्मा भी और सेल्स भी। तो प्लाज्मा तो लीक आउट कर गया इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी के कारण, पर सेल्स है वो इकट्ठा होते चले गए। और इसके लिए एक टर्म यूज किया हमने, इंक्रीज इन हीमो कॉन्सेंट्रेशन। और हीमो कॉन्सेंट्रेशन की इंक्रीज होने की वजह से ब्लड का गाढ़ापन इंक्रीज हुआ, मतलब इंक्रीज इन विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो स्टेसिस हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ब्लड को फ्लो करने में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, फिर देखो अब वेस्कुलर परमिएबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत देखो वेस्कुलर परमिएबिलिटी है ना, उसके लिए मैकेनिज्म क्या क्या होता है। सबसे पहला मैकेनिज्म है एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन, और ये मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है। मेनली यही होता है, बाकी सारे उसके मैकेनिज्म है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। पर अगर आपसे कोई पूछे कि इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी कब होगी, तो एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन तो एक रीज़न है ही, उसी के वजह से होगी, बाकी सारे सिचुएशन डिपेंडेंट है। देखो एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो हिस्टामिन रेगुलेट करेगा, मतलब मीडिएट करेगा। उसमें क्या होगा, देखो ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है और ये उसके कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स है। अब एंडोथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो उनके बीच में यहाँ पर जो स्पेस क्रिएट आउट होगी, यहाँ से प्लाज्मा लीक आउट कर जाएगा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में फिल हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये इसका टाइम रिस्पॉन्स है ना बहुत ही जल्दी होता है, इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है इसका। ठीक है, एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शंस का ये मेन मैकेनिज्म हुआ इंक्रीज इन वेस्कुलर परमिएबिलिटी के लिए। इसके अलावा एंडोथेलियल इंजरी के कारण भी हो सकता है।
इंजरी भी दो टाइप की होती है। एक देखो, सबसे पहले तो इंजरी है, तो जैसे एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन में ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स था, यहाँ पर इंजरी में ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कभी नहीं आ सकता। माइल्ड इंजरी हो या डायरेक्ट इंजरी हो, कोई भी इंजरी, उसमें ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स तो बिल्कुल नहीं आ सकता, उसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, भले ही माइल्ड इंजरी भी हो। माइल्ड इंजरी में क्या होगा, जैसे कि यूवी रेज की वजह से माइल्ड सनबर्न हो गए, ठीक है, और उसके लिए डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स लगता है। और डायरेक्ट इंजरी हुई जैसे कि सेप्सिस या फिर कोई टॉक्सिन्स प्रेजेंट है। सेप्सिस का मतलब होता है ऐसे इन्फेक्शंस जो इन्फ्लामेशन ट्रिगर करते हो, उसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसे हम सेप्सिस के नाम से जानते हैं। इसका रिस्पॉन्स आने में, इसका रिस्पॉन्स जल्दी आ जाता है पर सस्टेन करता है थोड़े टाइम के लिए। इमीडिएट सस्टेन, मैंने इमीडिएट के लिए कभी मना नहीं किया, पर रिस्पॉन्स कभी भी ट्रांजिएंट नहीं होगा, बहुत ही छोटे टाइम के लिए नहीं होगा, थोड़ा टाइम के लिए सस्टेन करेगा, ठीक है। ये दो मेन मैकेनिज्म्स है जिसकी वजह से वेस्कुलर परमिएबिलिटी में राइज देखने को मिल सकता है। कौन कौन से, एक है एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा है एंडोथेलियल इंजरी। फिर एंडोथेलियल इंजरी है, वो भी दो टाइप की है, एक है माइल्ड इंजरी और दूसरी है डायरेक्ट इंजरी। इसके अलावा और छोटे मोटे मैकेनिज्म्स है जो वेस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, वो भी वेस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। फिर न्यू एंजियोजेनेसिस, मतलब न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है ना, उसकी वजह से भी वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये न्यू वेसल्स होते हैं वो लीकी होते हैं, उसमें से प्लाज्मा लीक आउट कर जाता है, जल्दी लीक आउट कर जाता है ऑब्वियसली, इसीलिए ये भी वेस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। और देखो एक और मैकेनिज्म है एंडोथेलियल रिट्रैक्शन। देखो ये ना कोई कोई बुक में मिलेगा, और ये सारे सब लोग इतना ज़्यादा नहीं मानते कि एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो फिर रिट्रैक्शन का क्या ही लेना देना होगा, पर फिर भी आपको मैंने लिख दिया है एक वर्ड, क्योंकि रॉबिन्स में मेंशन्ड है, इसीलिए याद रख लो, एंडोथेलियल रिट्रैक्शंस होते हैं वो भी वेस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर, ठीक है। तो ये 5 मैकेनिज्म्स है जिनकी वजह से वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है। पर वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, उसका रिजल्ट क्या होगा, देखो वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई, उसकी वजह से प्लाज्मा है वो ब्लड वेसल्स में से बाहर निकल गया, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में फिल हो गया, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, इडेमा देखने को मिलेगा। और प्लाज्मा भी कौन से टाइप का है उसके हिसाब से अलग अलग टाइप का इडेमा देखने को मिल सकता है, जैसे ट्रांसुडेटिव इडेमा भी होता है, एक्सियोडेटिव इडेमा भी होता है। वो जो जब मैं नेक्स्ट चैप्टर है हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स वो स्टार्ट करूंगा ना, तब उसमें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। पर अभी इतना ध्यान रखो कि ये 5 मैकेनिज्म्स है जो वेस्कुलर परमिएबिलिटी को राइज करने में हेल्प करते हैं। देखो आज के लेक्चर के बारे में तो इतना ही था, अब देखो रिवाइज करो, आज क्या क्या पढ़ा हमने। आज कंपोनेंट्स देखे एक्यूट इन्फ्लामेशन के, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक वेस्कुलर कंपोनेंट और एक सेल्यूलर कंपोनेंट। वेस्कुलर कंपोनेंट में 2 मेन इवेंट देखने को मिलती है, एक वेजोडाइलेशन और एक इंक्रीज इन वेस्कुलर परमिएबिलिटी, और इन दोनों के कारण सेल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है ब्लड वेसल्स में, और उसकी वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है ब्लड की, और वेलोसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। फिर वेस्कुलर परमिएबिलिटी को कौन कौन से मैकेनिज्म्स अफेक्ट करते हैं वो देखे, जो मेनली 5 मैकेनिज्म्स थे, उसमें से मोस्ट कॉमन था एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हिस्टामिन के थ्रू मीडिएटेड होता है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही था। अब देखो रॉबिन्स में से आपको क्या क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पर एक्यूट इन्फ्लामेशन को के बारे में ये सारे कंपोनेंट्स बताए हुए हैं। यहाँ पर देखो 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर इन्होंने ब्लड वेस्कुलर कंपोनेंट है उसमें वेजोडाइलेशन को और वेस्कुलर परमिएबिलिटी को अलग अलग मेंशन किया है, और कोई चेंज नहीं है। और दूसरे सेल्यूलर इवेंट्स की बात की गई है। फिर ये जो सारे जो ब्लड वेसल्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे उसका फिगर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर एक्सुडेट और ट्रांसुडेट भी मेंशन है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और ईडी में पढ़ाऊंगा तब इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दूंगा। फिर देखो यहाँ पर ब्लड फ्लो में चेंजेस है, जैसे कि वेजोडाइलेशन है और वेस्कुलर परमिएबिलिटी है, वो सब मेंशन किया गया है। देखो एक मिनट, देखो यहाँ पर वेस्कुलर परमिएबिलिटी की वजह से जो चेंजेस आ सकते हैं वो सब मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोस्टली सेल्यूलर इवेंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इतना पढ़ लेना, और इसमें बैकलॉग मत होने देना ज़्यादा इन्फ्लामेशन वाले टॉपिक में, वरना बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जाएगा ना, तो फिर आपको कवर करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए हो सारे के सारे वेस्कुलर इवेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।